हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग बात कर रहे थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का, और इसमें आज ये इसी क्रम में हम देखेंगे 26वां प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसके पहले 25 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो चैनल पर जाइए, आपको वहाँ से उसके सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, 26वां प्रैक्टिस सेट आज शुरुआत करेंगे। ओवरऑल 26वां प्रैक्टिस सेट है, और अगर देखा जाए तो घटना की चौथी प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। और हाँ, साथ ही साथ मैं करंट अफेयर का 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो आपके इस एग्जाम्स के लिए जो है लगभग काफ़ी है। आप उसको देख लीजिएगा, पूरा आपका जो है पूरा 1 साल का करंट अफेयर उसमें रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में इसी के इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्लेलिस्ट में ही आपका वो जो है वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेंगे हिंदी के। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें से पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करना है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द क्या है, तो यहाँ अगर हम देखें तो दंपत्ति शब्द जो दिया गया है, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द होता है। ठीक है, लेकिन ये दंपत्ति जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसका सही रूप जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, दंपत्ति, जो कि आपके ऑप्शन में गलत है। तो दंपत्ति शब्द ही ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन ऑप्शन में जो है इसका शुद्ध रूप जो लिखा हुआ है अशुद्ध लिखा हुआ। बाकी संस्कृत, प्रकृति और विकृत, ये तीनों क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, अगले के प्रश्न में ही बताना। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द कौन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है, इसमें से पुल्लिंग शब्द क्या है, पानी। ठीक है, पानी शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द होता है। बाकी नदी, इलायची, प्यास, ये सभी क्या है, ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी एग्जाम्स के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसके द्वारा जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। संपूर्ण 25 प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिल रहे हैं, और लगभग 2500 प्लस जो है आपको इसमें क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन वह आप लोग ऑनलाइन इसको खरीद सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑनलाइन मिला हुआ, वहाँ से क्लिक करके सीधे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें दी गई, देखिए इस तरीके से प्रैक्टिस सेट दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सोल्यूशन भी आपको पूरा मिल जाता है, मतलब उत्तरमाला इस तरीके से दिएगा, फिर व्याख्या सही जो है सोल्यूशन आपको इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शब्दों में से एक वचन शब्द बताना है। तो एक वचन शब्द इसमें से अगर हम देखेंगे तो तेल हो जाएगा। तेल क्या होता है, एक वचन होता है। ठीक है, तेल क्या होता है, एक वचन होता है। तो इसमें से हम देखेंगे तो तेल क्या है, एक वचन है। बाकी सारे बहुवचन है, जैसे कि प्राण हो गया, दर्शन हो गया, ओंठ है, ये सभी क्या है, ये सभी सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो त्रा वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना हुआ है, ये बताना है। देखिए त्रा वर्ण जो है ये संयुक्त व्यंजन होता है, और ये त्रा वर्ण जो है ये ता और रा से मिलकर बनता है। तो संयुक्त व्यंजन जो है ता और रा से मिलकर बना हुआ है, जो कि आपके बी ऑप्शन में से ही लिखा हुआ है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में हमें पशु की संज्ञा बतानी है, क्या है। तो पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त जो पशु शब्द है ये एक जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अब जिन वाक्यों से, जिन शब्दों से पशुओं या प्राणियों के बोध हो, उनकी एक ही प्रकार के प्राणियों का बोध हो या एक ही प्रकार के जातियों का बोध हो, तो वहाँ पे जातिवाचक होता है। जैसे कि नदी हो गया, तो कई नदियाँ, इसमें नदी नदी क्या डिनोट करेगी, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गया, सतलज है, तो एक ही प्रकार के नदी से डिनोट हो जा रहा है। पहाड़ ऐसे हो गया, पहाड़ों के नाम होते हैं अन्य, पर्वत, घर हो गया, घरों के अन्य नाम होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, वो बहुत अच्छा लड़का, इसमें कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम की अगर हम बात करेंगे तो इसमें वो शब्द सर्वनाम है, और यह निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह है वो दो शब्द हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना हुआ है। तो मानसिक विशेषण की अगर हम बात करें तो इसमें जो कि इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक, और ये इसका मूल शब्द है मनस। मनस में इक प्रत्यय लगाते हैं तो मानसिक बनता है। तो यहाँ मानसिक शब्द विशेषण जो है क्या हो जाएगा, मनस शब्द में लगा हुआ है। तो मनस इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है।
अब बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा क्या होगी, क्रिया की विशेषता बता रही है, तो यहाँ क्रिया हो जाएगा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन कौन पद है, तो विशेष क्या होता है, देखिए विशेष बड़ा घर और छोटा आदमी और नीला वस्त्र, तो विशेष शब्द क्या है बताना है। तो देखिए विशेष इसमें वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जैसे बड़ा घर है तो बड़ा घर में घर की विशेषता क्या है, बड़ा है, तो घर शब्द विशेष होगी। छोटा आदमी, छोटा आदमी में आदमी की विशेषता क्या है, छोटा है, तो आदमी आपका विशेष हो गया। और नीला वस्त्र, तो वस्त्र कैसा है, नीला, तो नीला उसका विशेषता होगी, तो आपका विशेष जो हो जाएगा वो वस्त्र हो जाएगा। तो घर, आदमी और वस्त्र इसमें राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इसमें बड़ा, छोटा और नीला जो दिया गया ये क्या है, एकदम सा ये आपके विशेषण हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, क्रिया चुनना है अगले प्रश्न में। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, इसमें हमें बताना है कि क्या क्रिया दिया गया, क्रिया बताना है। देखिए क्रिया इसमें हो जाएगा बनाती है, आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्रिया चुनना है, अखिल के घर आंगन, अखिल घर के आंगन में खेलता है, यहाँ पे क्या क्रिया है, तो यहाँ पे खेलता है। ठीक है, क्रिया हो जाएगा, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कानों सुनी बात पर यकीन मत किया करो, रेखांकित शब्द का कारक बताएं, मतलब कानों सुनी कौन सा कारक का प्रयोग किया गया, तो कानों सुनी का मतलब होता है कानों से सुनी या कानों के द्वारा सुनी गई बातें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रकार करण कारक हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है, सी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है इसमें से, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म इसमें से सही है। गाय का तत्सम क्या होता है, गो, इसमें दिया गया है। ठीक है, गाय का तत्सम क्या दिया गया है, गो दिया गया है, सही है गलत बताना आपको। ठीक है, कौन का किनु दिया गया है तत्सम, क्यों का किम दिया गया तत्सम, और झूठा का झुष्ट दिया गया तत्सम, इसमें कौन सा जो है सही रूप से लिखा हुआ है, तो सही रूप से है ए पार्ट में लिखा हुआ, गाय का तत्सम क्या होता है, गो होता है। ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि कौन जो दिया गया है इसका तत्सम होता है का पुनः। ठीक है, का पुनः होता है इसका तत्सम, और क्यों का होता है किम पुनः, किम पुनः। ठीक है, ये होता है इसका तत्सम। झूठा का क्या होता है, जुष्ट होता है, जुष्ट, झुष्ट नहीं होता, जुष्ट होता है। ठीक है, तो ये होता है इसका तत्सम, तो ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 से लेकर 14 से लेकर 18 तक आपको इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके बाद उत्तर देना। ठीक है, गद्यांश को पढ़िएगा, हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव समाज किसकी उपासना करना नहीं चाहता, तो गद्यांश के आधार पर मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, किंतु वो स्वार्थ की उपासना नहीं करना चाहता। अंत में कौन पूजे जाते हैं, तो इस गद्यांश के अनुसार सच्ची मनुष्यता का परिचय देने वाले अंत में पूजे जाते हैं। इस संसार में क्या सब कुछ नहीं है, गद्यांश के अनुसार इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, गद्यांश के अनुसार इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। किनकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं, तो इस गद्यांश के आधार पर जिन्होंने अर्थार्जन के स्थान पर कर्म की श्रेष्ठता पर बल दिया, उनकी स्मृति को तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के जो है क्या है स्मारक बनाकर उनका जो है चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कर्म की श्रेष्ठता के स्थान पर नहीं, धन की अर्थ की श्रेष्ठता के स्थान पर कर्म का महत्व दिया, तो ये डी पार्ट करेक्ट। किनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, क्वेश्चन नंबर 18 में अगर देखते हैं तो गद्यांश में जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई, तो केवल उद्देश्य क्या है, रुपया बटोरना, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई है, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे ईश्वर का विश्वास नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं है, उसके लिए शब्द क्या प्रयोग करते हैं, तो उनको हम कहते हैं नास्तिक। ठीक है, और जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम कहते हैं आस्तिक। तो आंसर यहाँ ए ऑप्शन राइट। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसके अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसका अर्थ होता है कि ये अकेला व्यक्ति जो है शक्तिशाली नहीं होता। ठीक है, आंसर इसका सी ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या दिया गया है, चक्रपाणी, चक्रपाणी का हमें सही संधि विच्छेद बताना है, चक्रपाणी का हमें सही संधि विच्छेद बताना है। क्या बताना है, चक्रपाणी का सही संधि विच्छेद बताना है। तो देखिए चक्रपाणी का अगर हम सही विग्रह करना मतलब समास विग्रह करते हैं, चक्रपाणी का सही समास विग्रह जो है वो है
चक्र है पाणी में जिसके, मतलब चक्रपाण शब्द जो होता है ये किसका उदाहरण है, तो ये है बहुव्रीहि समास का उदाहरण। ठीक है, बहुव्रीहि, इसका एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। जहां पे तीसरा अर्थ निकलेगा वहां बहुव्रीहि समास, मतलब कि चक्रपाण मतलब चक्र है, पाणी मतलब होता है हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है। तो इस तरीके से चक्र है पाणी में जिसके, आंसर डी हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध वाक्य की गणना करनी है, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें वाक्य अशुद्ध की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, कृपया आप ही बताएं ये शुद्ध है या अशुद्ध है। ठीक है, बंदूक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है, पुलाव बहुत लजीज है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। गलती कहाँ पर किया गया है, कौन सा अशुद्ध है, तो इसमें अगर हम देखते हैं डी पार्ट, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यहाँ पे गलतियां की गई है। यहाँ पे होना चाहिए था उसके प्राण निकल गए। ठीक है, उसके प्राण निकल गए, तो ये गलती किया गया है, बाकी सारे सही हैं, तो याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट दिया गया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें से अशुद्ध है मतलब गलत, कौन से इसमें लिखा हुआ है ये बताना है। गलत इसमें क्या है ये बताना है, कौन सा इसमें है। तो देखिए ज्योत्सना लिखा है, श्रृंगार है, उज्ज्वल है और अध्यात्म है, इसमें गलत कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 23 में देखते हैं, तो ज्योत्सना शब्द जो दिया गया है ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप से होता है ज्योत्सना, आधा सा भी होना चाहिए था, जबकि इसमें पूरा सा है, तो ये होता है इसका शुद्ध रूप। सूरसागर में रचयिता, सूरसागर के रचयिता का नाम क्या है, तो भक्ति काल के सगुण मार्गी कृष्ण काव्य धारा के कवि सूरदास जी की रचना है ये, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, किसके द्वारा, तो आज के वैज्ञानिक जो है नए नए यहाँ पे आविष्कार हो जाएगा, आविष्कारों के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत लागू हुआ था, तो ये स्टार्ट कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरुआत किया गया था, और इसे भारत की पहली पंचयोजना के दौरान जो है लागू की गई थी। तो यहाँ आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जीएस की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह दिया गया। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम बात करते हैं तो जादू टोना तंत्र मंत्र ये किस वेद में बातें कही गई हैं, तो ये है अथर्ववेद में, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, अथर्ववेद। अथर्ववेद में सारी चीजें कही गई। ठीक है, अथर्ववेद में 20 कांड है, 730 सूक्तियां हैं, 5987 मंत्र हैं, और इसमें 1200 मंत्र, इसमें से अगर 1200 मंत्र जो है ऋग्वेद के ही लिए गए हैं। अथर्ववेद में जो है मगध और अंग दोनों को जो है दूरस्थ प्रदेश इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट है वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस सुल्तान को पराजित किया था, तो बाबर जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, तो इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध हुआ था पानीपत में, तो इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध इसको कहा जाता था, मतलब कहा जाता है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो इस युद्ध में बाबर की सफलता हुई थी, और इसमें इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में जो है अधिक होते हुए पराजित हो गई थी, और इब्राहिम लोदी जो है युद्ध में ही मारा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा सुल्तान था या कौन सा राजा था जो युद्ध में ही मारा गया, तो वो था इब्राहिम लोदी। और इसी तरीके से फिर बाबर ने क्या है, मुगल वंश की जो है नींव डाली थी दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक किसके माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना की है, तो प्रश्न में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 किसका प्रावधान करता है, तो भाग 4 में क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान कहाँ है, भाग 4 में बातें कही गई हैं। ठीक है, भाग 4 में, और मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भाग 4 के काम में कहे गए, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है, मतलब विरोध। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 17 के अनुसार अगर देखा जाए तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो उसको जो है संविधान के अनुसार जो है उसका उन्मूलन कर दिया गया है, नष्ट खत्म कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एक भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारतीय नागरिक की न्यूनतम आयु होनी चाहिए
30 वर्ष। आंसर क्या है, बी पार्ट करेक्ट है, 30 वर्ष इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है इसमें से। तो भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई थी, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत 1862 में इसकी स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर ए पार्ट है। मिलान करना है अगले क्वेश्चन में। चोटी है और उनकी ऊंचाई है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसमें से देखा जाएगा तो मिलान होगा 8848 मीटर में है। ये सारी चीजें मीटर में है, ठीक है। धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है, तो 8172 मीटर है। कामेत पर्वत की ऊंचाई कितनी है, तो 7756 है। और अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8078 मीटर है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है, मतलब वन का बी पहले में ही दिया गया तो यही सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत। चलिए, कटीले वन तथा झाड़ियाँ भारत के किन भागों में पाई जाती हैं। तो कटीले वन और झाड़ियों की अगर हम बात करेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय कटीले वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है। इन वनों में प्राकृतिक वनस्पति के रूप में कटीले वन, झाड़ियां और कई प्रकार के घासें पाई जाती हैं, ठीक है। और आंसर हो जाएगा इसमें उत्तर पश्चिमी भाग में। यहाँ पे अभी नया लेटेस्ट जो डाटा आया है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई है, अब अभी 8848, तो पहले था ही, अब इसमें 0.6 मीटर की बढ़ोतरी भी हो गई है, ठीक है। तो इतनी अभी एक्चुअल ऊंचाई हो गई है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, भारत की हरित क्रांति किस प्रकार के बीजों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो वहाँ अगर हरित क्रांति में देखा जाएगा तो 1966-67 में जब शुरुआत हुई थी भारत में, तब उसमें जो है उच्च उपज वाली किस्म की जो बीजें थी वो उसने जो है अधिक भूमिका निभाई थी। और उसमें सबसे ज्यादा गेहूं और चावल का उत्पादन किया गया था। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है, तो मध्य प्रदेश का वो जिला आता है बालाघाट, जहाँ पे तांबे का उत्पादन मतलब अधिक होता है, ठीक है। अब अगर ओवरऑल पूरे भारत में देखेंगे तो तांबे के उत्पादन में 3 महत्वपूर्ण जिलों में झुंझुनू पहले स्थान पर आता है जो कि राजस्थान में पड़ता है, बालाघाट दूसरे स्थान पर और पूर्वी सिंहभूम झारखंड में पड़ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, तो उसको कहते हैं शुक्र को। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड 365 में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का एक प्रकार नहीं होता इनमें से। तो देखिए MS वर्ड 365 जो लेटेस्ट वाला है उसमें प्री साइज जो दिया गया है ये फॉर्मेटिंग का प्रकार नहीं है, तो आंसर यहाँ बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है, इसमें से सेरीकल्चर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ रेशम के कीटों के का वाणिज्यिक जो पालन होता है उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी पार्ट करेक्ट। चलिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। आंसर ए पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग है इसमें से, तो जीवाणु जनित बैक्टीरियल रोग इसमें देखा जाए तो कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग मानी माइकोबैक्टीरियम लेप्रिस का नाम है जो कि जीवाणु से संक्रमित होता है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट। टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, आंसर बी हो जाएगा। चलिए, रंगराजन समिति का संबंध किससे है, तो इसका गठन किया गया था 2012 में। रंगराजन समिति ये जो है गरीबी के आकलन के लिए इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट का प्रस्तुत की थी 2014 में प्रस्तुत किया था, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 45, गरबा किस त्योहार के दौरान किया जाता है। गरबा जो होता है गुजराती लोक नृत्य है और ये जो होता है ये एक 9 दिवसीय हिंदू त्योहार नवरात्रि में तो करते हैं। कुंभ मेला और संगम किस राज्य में प्रसिद्ध है, तो कुंभ मेला और संगम ये दोनों प्रयागराज में लगता है, यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा आंसर इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलों के संबंध में वाडा का क्या अर्थ है। वाडा मतलब होता है, वाडा जो है इसका अर्थ होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका नाम है, ठीक है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। चलिए, जून 2024 में भारत के किस शहर को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है, तो साहित्य का शहर जो घोषित किया गया वो है केरल का कोझिकोड, आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। मई 2024 में किसे भारत सरकार द्वारा देश में तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है PV सिंधु, ठीक है। उनका क्या नाम है, PV सिंधु, ठीक है। PV सिंधु को जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर, उनको नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। चलिए, फरवरी 2024 में किसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो उनका नाम है न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, ठीक है, न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। तो आंसर इसका बी ऑप्शन राइट है। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। दिया गया निम्नलिखित तालिका में दिए गए आधार पर डाटा के आधार पर उन प्रमुख भोजन की संख्या का समानांतर माध्य ज्ञात करना है जिनमें एक आलू आधारित व्यंजन शामिल था जिसे एक सप्ताह में जो है सर्वेक्षण में शामिल 39 छात्रों द्वारा खाया गया। अब देखिए मुख्य भोजन की संख्या इधर दी गई, इधर उसकी बारंबारता दिया गया है और कुल बारंबारता उसकी दिया गया है। हमें निकालना है समानांतर माध्य। कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो ये चीज़ें दी गई हैं इसमें हम एक और कॉलम बनाते हैं यहाँ पे बगल में ही इसके, ठीक है, इसके बगल में बना लेते हैं और ये हमारा जो हो जाएगा, ठीक है, इसको कॉलम बनाते हैं दोबारा, एक मिनट, ये चीज़ें दी गई हैं, हम इसमें एक और कॉलम बना लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे f इंटू एक्स। एफ इंटू एक्स का मान मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया x दिया गया और ये बारंबारता f फलन दिया गया है। तो f इंटू एक्स तो 3 गुणे 1 ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 3 दूनी 6, ठीक है, 5 चौके 20 हो जाएगा ये। इसके बाद 5 25, फिर है 6 चौके 24, फिर इसके बाद 7 छक 42, फिर 8 त्रिक 24, फिर 9 पच्चे 45, इसके बाद आ जाएगा 10 तियाँ 30 और इसके बाद लास्ट में जाएगा 11 एकम 11। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है, इन सभी को आपको अंकों को जोड़ना है। तो इसको आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स बराबर आ जाएगा टोटल 234 के, ठीक है, टोटल 234 के बराबर आ जाएगा। तो हमें ज्ञात करना है समांतर माध्य, ठीक है, समांतर माध्य। उसके लिए फार्मूला होता है इस तरीके से, अगर चार्ट दिया हो तो सिग्मा इंटू एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ, ये जो होता है ये प्लस का चिन्ह मतलब साइन इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इंटू एफ हो जाएगा हमारा जो सिग्मा इंटू एफ है वो क्या है 39 दिया गया है। तो एफ एक्स का हमने मान निकाला 234/39। यहाँ पर इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ये 6 बार जाएगा तो राइट आंसर आपका समांतर माध्य 6 हो जाएगा, ठीक है, जो कि डी पार्ट में दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 दिया गया है, ये इस तरीके से दिया गया है कि दो संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई यानी उस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब दो वृत्त के बारे में बातें कहेंगे तो पहले दो वृत्त हम बनाएंगे। इस तरीके से एक वृत्त हो गया और इसी प्रकार दूसरा वृत्त कह रहा है कि छोटा वृत्त है, इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया छोटा वृत्त। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों वृत्तों की जो संकेंद्रित है यानी कि एक ही केंद्र पर दोनों वृत्त बने हैं और एक की है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या 10 है और एक की कितनी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। दो त्रिज्याएं हो गई, एक की कितनी है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, एक की 10, ये ओ बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह रहा है कि जो एक स्पर्श करती है जीवा वो कैसे स्पर्श करेगी, तो जीवा देखिए एक दूसरे को स्पर्श करती हुई जाती है तो इस तरीके से जाएगी, ठीक है, ये जीवा इस तरीके से जाएगी, यहाँ पर करेगी ये स्पर्श। मान लेते हैं एम बिंदु है जो स्पर्श करती है और इसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ऐसे मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो ये भी आर ही है, त्रिज्या ही है, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, सॉरी ए, और ये इसको मान लेते हैं बी। तो इस तरीके से हमारा एक ये बनकर तैयार हो गया। अब जो अगर कोई स्पर्श करती हुई रेखा जाती है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है परपेंडिकुलर होता है वो जीवा को समद्विभाजित करती है और ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये मतलब ए एम बराबर एम बी के 90 मतलब आधा आधा अगर डिवाइड करेगी तो क्या होगा, इसका मतलब ए एम बराबर एम बी के हो जाएगा, ठीक है, ये एक प्रमेय होता है। तो अगर हमें ए एम का मान पता चल जाए तो हम ए बी का मान पता कर लेंगे। हमें जीवा की लंबाई जो है ए बी की ही प्राप्त करना है। तो ए एम बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, समकोण त्रिभुज बनता है, त्रिभुज ओ एम ए क्या बनता है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए एम बराबर का स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 64, यह आपका आ जाएगा कितना, ठीक है। तो ए एम बराबर कितना आ जाएगा, ए एम स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6
और 9 में से 6 जाएगा 3, तो ए एम बराबर हो जाएगा ए एम बराबर, सॉरी ये 6 का स्क्वायर है तो 6 का 36 होता है, गलत हो गया 1 मिनट, यहाँ पे हो जाएगा 36। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 36, तो 100 माइनस 36 बराबर 64, तो ए एम बराबर हो जाएगा, ये किसका जो है वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है, तो ए एम बराबर मान आ गया हमारा 8। ए एम का मान जब 8 आ गया तो हमें ए बी का मान पता करना है, तो ए एम बराबर 8 हो गया, मतलब ए एम बराबर एम बी, दोनों सम विभाजित करते हैं, ये दोनों बराबर हो गया, और ये किसके बराबर है, ए बी बाई 2 के, तो ए एम बराबर 8, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ए बी बराबर कितना, तो इसी तरीके से ए बी बराबर हो जाएगा 2 गुणे 8 बराबर 16 के, 16 सेंटीमीटर हमारी जीवा की लंबाई हो जाएगी। हमें यही ज्ञात करना था, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर, जो कि दिया गया है डी पार्ट में। तो इस तरीके से हमको लगा लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 53 चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक जो है बना हुआ है चित्र, और इसमें बताना है कि ए बी बराबर है, दिया गया है ए बी बराबर ए डी बराबर 9 है, तो ए बी बराबर ए डी बराबर 9 है। ठीक है, ये 9 दिया गया है। ए सी बराबर दिया गया है ए ई के और बराबर 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर दिया है। बी सी का मान 15 सेंटीमीटर दिया। हमें मान किसका ज्ञात करना है, इसका ज्ञात करना है। ठीक है, इसका मान क्या होगा ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है। कौन कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। ठीक है, त्रिभुज बन रहा है ए डी ई, ये बन रहा है। अब इन दोनों को अगर हम बराबर कर लेंगे तो कैसे बराबर होगा, चूंकि दिया गया है ऑप्शन में ए बी बराबर के ए डी के, ये क्वेश्चन में दिया गया है, और दूसरा दिया गया है कि ए सी बराबर के ए ई के। तो अगर किसी त्रिभुज की दो जो रेखाएं, दो भुजाएं अगर वो बराबर हो जाए तो त्रिभुज के नियम के अनुसार ये क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज दोनों। अब जब त्रिभुज दोनों बराबर हो जाएगा, इसका मतलब जो तीसरी भुजा है वो भी क्या हो जाएगी, इन दोनों के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बराबर डी ई के। हमें ज्ञात क्या करना था, हमें ज्ञात करना था डी ई, तो बी सी का मान 15 है, 15, तो डी ई का मान हो जाएगा 15। तो इस तरीके से डी ई का मान क्या हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ त्रिभुज की सर्वांगता का नियम लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 दिया गया है कि किस धन के धनात्मक मान के लिए समीकरण 3x² + 2x + 3 के वास्तविक और मूल बराबर। अब जब वास्तविक और मूल बराबर होता है तब उसके लिए जो डी का मान होता है, मतलब विविकता जिसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा b² - 4ac बराबर के 0 के हो जाएगा। ठीक है, ये मान जब वास्तविक और मूल बराबर हों। तो यहाँ पे b² का मान क्या है, 2 के, तो 2 के स्क्वायर - 4, a का मान क्या दिया गया है, a का मान है 3 इंटू ए सी का मान भी 3 है, ये बराबर हो जाएगा 0 के। सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 के स्क्वायर -4 × 12 × 36 बराबर 0 के, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर बराबर 36 के। आपका मान आ जाएगा के स्क्वायर बराबर 36/4, तो के स्क्वायर बराबर 9, के बराबर +-3। तो यहाँ राइट आंसर क्या आ जाएगा, के बराबर 3। डी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, के बराबर 3। चलिए अगला प्रश्न है, यदि एक घन का आयतन 4096 सेंटीमीटर है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो सिंपल है, घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब। यह बराबर दिया गया 4096 के, तो भुजा क्या हो जाएगी 16, ये 16 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी भुजा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 दिया गया है कि 5a 7b डिवाइड है 11 से, तो b - a क्या मान होगा। तो देखिए जो 11 से विभाज्यता के नियम क्या है, अल्टरनेट नंबरों को जोड़िए और दोनों का घटाइए। अगर वो जो संख्या आती है वो अगर 11 से डिवाइड हो जाती है तो पूरी संख्या 11 से डिवाइड होगी। अब ये बता रहा है कि 11 से भाज्य है, इसका मतलब इसका अल्टरनेट जो है और घटाने पर क्या होगा, 11 से भाग होगा या तो 11 के गुणनखंड के बराबर आएगा। तो करते हैं इसी तरीके 5 7b, 5 + 7 + b आएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आएगा a + 2 और ये बराबर क्या होगा 11 होगा, या फिर 0 के बराबर होगा, या 11 के गुणनखंड में होगा।
तो उसको ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, 7 5 12 बी माइनस ए प्लस 2 ए माइनस 2, तो यहाँ पे ए माइनस 2 का ठीक, यहाँ पे माइनस लगा हुआ तो ए माइनस 2 हो जाएगा, खुलेगा ब्रेकेट, तो ये बराबर 11 के मान लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। ठीक है, बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1 के। तो इस तरीके से हमारा यही मान निकालना था, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, 1। आंसर ए पार्ट करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन है, पी क्यू आर के वेतन का अनुपात 5:6:8 है। यदि आर को क्यू से 22 रुपये अधिक मिलते हैं, यानी कि 8 रेशियो के -6 रेशियो, तो ये दिया गया है 2200 के। ठीक है, आर को क्यू से अधिक मिलता है, तो 2 रेशियो बराबर 2200, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1100। और इसी तरीके से हमें निकालना का पी का वेतन, तो पी का वेतन 5 के रेशियो में है, तो 1100 गुणे 5, तो ये हो जाएगा 5500। तो 5500 रुपये जो हो जाएगा पी का वेतन हो जाएगा। आंसर बी पार्ट राइट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखना क्या है, इसको आप करिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 में दिया गया है, इसको लगा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे दिया गया है, ए बराबर 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2, और बी का मान दिया गया है 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6। अब ए बी का मान ज्ञात करना है, ए इंटू बी, तो दोनों को गुणा करिए, 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ पे घात को जोड़ दीजिएगा, तो 2 की पावर 7 प्लस 3 इंटू 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6, तो 2 की पावर हो जाएगा 10 इंटू 5 की पावर हो जाएगा 8। और इसको सॉल्व करते यही आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 8, जो कि दिया गया आपके क्वेश्चन में। अब इसको अगर गुणा करके और लिखा होता तो गुणा कर देते, लेकिन नहीं लिखा तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए, दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताइए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजली इसको 5/11, 5/7, 3/8 और 6/13 हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। 11 को से डिवाइड करेंगे 5 को, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 0.454। इसको कर लीजिएगा। 7 को करेंगे डिवाइड, 7 से करेंगे तो 0.715 आ जाएगा। 3 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 0.375 आ जाएगा। 6 को डिवाइड करेंगे 13 से तो 0.461। अब इसमें कौन सबसे बड़ी है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 5/7 और सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3/8। ठीक है, तो इसका हमें अंतर ज्ञात करना है, तो दोनों को घटा देंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, तो 8 से तो 56 हो जाएगा। 8 से गुणा नीचे तो 8 से गुणा ऊपर, तो 8 पंचे 40 माइनस 8 7 56, 7 से नीचे गुणा तो ऊपर भी 7 से गुणा होगा, 7 3 21, 40 में से 21 जाएगा 19/56, यही राइट आंसर है, 19/56 सी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। ये भी जी क्वेश्चन है। 61 नंबर क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। इन संख्याओं का एचसीएफ दिया गया 37 है। ठीक है, ये क्या है, एचसीएफ है। हमें संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अगर एचसीएफ दिया होता तो इसी के टर्म में हम संख्या मान लेते हैं। दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 37y। ठीक है, पहली संख्या 37 से दूसरी संख्या हमारी जो हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 37y। अब दो संख्याओं का गुणनफल, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कर दीजिए। 37x इंटू 37y बराबर दिया गया है 4107। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो 37 गुणे 37 यहाँ पे कैंसिल करेंगे, x इंटू वाई बराबर हो जाएगा 4107 बटे 37 गुणे 37। इसको गुणा करिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगी, ये कट पीट के 3, तो एक्स वाई का मान आ जाएगा 3। अब जब x इंटू वाई बराबर 3 हो गया, तो ये किससे, 1 गुणे 3 इसको हम लिख सकते हैं, या 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो x का मान हो जाएगा 1, y का मान हो जाएगा 3, यही आएगा दो गुणनखंड। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 37y। ठीक है, या 37x, तो 37x, तो x का मान अगर 1 रखेंगे तो छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पे 37y 37 गुणे 3 करेंगे, 7 3 21, 3 3 9, 2 11, तो 111। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 111 हो जाएगी, और 111 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट। छोटी संख्या पूछता तो 37 गुणे 1 मतलब 37 गुणे 1 मतलब 37, तो 37 ही छोटी संख्या हो जाती है। ठीक है, इस तरीके निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। 6, 18, 20 और 32 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो अगर सबसे छोटी संख्या पूछा जाएगा तो इनका हम निकालेंगे एलसीएम। तो 6 का गुणनखंड कितना होता है, 2 गुणे 3। 18 का गुणनखंड, तो 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3। 20 का गुणनखंड लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4, पंचे 20 हो जाएगा।
इसके बाद 32 का गुणनखंड यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। ये हो गया गुणनखंड। इनका एलसीएम लेंगे, कभी में 2 कॉमन, 2 गुणे इन दोनों में 3 कॉमन 3, इसके बाद फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इसके बाद ये 3, फिर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5। इन सभी को गुणा करिएगा तो एलसीएम आपका आ जाएगा ओवरऑल 1440। ठीक है, 1440 आपका एलसीएम आ गया और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी विभाज्य संख्या यही हो जाएगी 1440। ठीक है, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया? 63 नंबर दिया गया, रमन अपनी आय का 50% खर्च करता है। ठीक है, तो मतलब अगर मान लीजिए उसकी आय टोटल कितनी होगी, उसकी टोटल आय अगर मान लेते हैं 100 है, तो उसमें से वो खर्च करता है 50 रुपये, और बचत उसकी कितनी हो जाती है, बचाता है वो फिर 50 रुपये। 100 रुपये आएगा, अगर 50 खर्च करेगा 50 बचाएगा। आप कह रहा है उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, तो आय में अगर 10% की वृद्धि हो गई तो व्यय में भी 10% की वृद्धि होगी, ये दिया गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर हम 10% आय में वृद्धि करते हैं, तो आय में अगर 10% की वृद्धि करते हैं तो कितना हो जाता है, तो 100 का 10% तो 110 रुपये हो जाएगा उसकी आय, नई आय 110 रुपये हो जाएगी। तो उसका जो है खर्च में आय में अगर वृद्धि होगी तो 110, तो व्यय में भी कितनी हो जाएगी 10% वृद्धि, यानी 50 खर्च में जो वृद्धि होगी 10%, 50 गुणे 110 अपान 100 करेंगे, इसे निकालेंगे तो 1 जो 11 55, तो 55 रुपये उसका खर्च हो जाएगा। तो 55 रुपये जब खर्च हो जाएगा तब वो बचत में कितनी परसेंट वृद्धि करेगा, बचत की परसेंटेज वृद्धि कितनी होगी। तो यहाँ पे बचत की परसेंटेज वृद्धि में देखेंगे तो 55 रुपये खर्च कर रहा है, 50 रुपये पहले बचा रहा था, तो यहाँ बटे ये 50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, बचत के हिसाब से निकालना है, इंटू 100 कर देंगे, तो 50 माइनस 55 माइनस 50, 5 गुणे 100 बटे 50, 50 दूना 100, 5 दूनी 10, तो 10% की वृद्धि हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, 10% की क्या हो जाएगी, उसकी बचत में कितनी हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, 10%। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल 60% विद्यमान मत प्राप्त हुए और 90% मत विद्यमान नहीं थे, यदि कुल मतों की संख्या कितनी है? कुल की संख्या दिया गया है 12,000। ठीक है, कुल कितनी है 12,000, 12,000 संख्या थी, तो दूसरे उम्मीदवार को मिले विद्यमान मतों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ से अब वैध पहले मतों की संख्या हम निकाल लेंगे, तो 12,000 गुणे 90% वैध थे, तो 90% से कर देंगे, 90% इसका निकालेंगे तो हो जाएगा 12 9 108 00। अब पहले उम्मीदवार को बताया जा रहा है, पहले उम्मीदवार को कुल 60% विद्यमान प्राप्त हुए। ठीक है, तो पहले उम्मीदवार को अगर 60% वैध मत प्राप्त हुए, तो दूसरे उम्मीदवार को जो मत प्राप्त होंगे वैध, वो कितने प्राप्त होंगे, 40%। तो वैध मतों की संख्या इनके ज्ञात कर लेते हैं, तो 10,800 वैध मत है, इसमें 40% इसको प्राप्त हुए, 40 से गुणा करके निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4,320। तो 4,320 वैध मत दूसरे वाले को प्राप्त हुए और हमें यही निकालना था। तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट इसका करेक्ट रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपये मूल्य वाला कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई और सिलाई पर 350 रुपये खर्च करती है। यदि वो ड्रेस के 20% लाभ पर बेचती तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब देखिए 20% लाभ लेती है, यानी कि 1/5 इसको हो जाएगा, तो 5 रुपये खरीदती है, 6 रुपये में बेचेगी, ये हो जाएगा एसपी, ये होगा सीपी। अब कह रहे हैं कि 800 रुपये का खरीदते हैं, उस पर 350 का और खर्चा कर देती है, तो टोटल उसकी जो रेट हो जाएगी वो कितने, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 1150 रुपये उसका सीपी रेट हो जाएगा। और ये दिया गया है 5 रेशियो के। ठीक है, तो 5 रेशियो बराबर 1150, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 1150 बटे 5, तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 230 के। तो हमें निकालना एसपी दिया गया 6 रेशियो, तो 6 गुणे 230 कर देंगे, 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 1 13, तो 1380 रुपये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा। यही निकालना था, 1380 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी पार्ट करेक्ट है 65 का। ठीक है, डी पार्ट क्या है, करेक्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करते हुए 1 किलोग्राम
के लिए 950 ग्राम का बाट उपयोग करता है, मतलब यहाँ पे कितना ये कमाता है, यहाँ पे बेईमानी करता है ये 50 ग्राम का पर किलोग्राम में, तो उसका लाभ परसेंटेज याद करना है। अब 50 किलोग्राम का ये बेईमानी करता है कितने पर, 950 ग्राम में इंटू 100 कर देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100/19, ठीक है 100/19, 100/19 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5.25%, ठीक है 2% तो ये इतना जो है क्या करता है वो लाभ परसेंट कमाता है 5.29%। इस तरीके से हम इसको निकालेंगे, आंसर इसका आ जाएगा 5.26%। डी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा, ठीक है लक्षिता ने 25% की छूट पर क्या खरीदा, एक सोफा सेट खरीदा। यह है क्वेश्चन नंबर 67। 25% की छूट पर सोफा सेट खरीद लिया। अब 25% की छूट जो होती है किस पर होती है, एमआरपी पर होती है, ठीक है। और एमआरपी पर छूट के बाद जो चीजें निकल के आती, जो बचता है वो होता है एसपी, सेलिंग प्राइस हो जाती है उसकी। अब कह रहा कि उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे इस सोफा सेट के मूल्य के रूप में 22,400 रुपये अधिक भुगतान करना पड़ता। माने कि 25% जो छूट दी गई इसकी वजह से 22,400 रुपये कम दिया इसने। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया, ओवरऑल पूछा गया कितना इसने भुगतान फाइनली किया था। तो मान लेते हैं इसमें कि जो भुगतान की गई राशि वो कितनी है, x है। ये हो गई भुगतान राशि, ठीक है भुगतान राशि कितनी होगी x। अंकित मूल्य अब इसका कितना हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा x प्लस 22,400, ठीक है। एमआरपी इसकी कितनी हो जाएगी, जो 22,400 अधिक भुगतान करना पड़ता अगर उसे 25% की छूट न मिलती। तो मतलब कि x अगर भुगतान राशि उसने किया है तो x में 22,400 जोड़ देंगे तो एमआरपी हो जाएगा। तो चूंकि एमआरपी इसकी ये हो गई तो इसलिए अगर हम x बराबर निकालते हैं मतलब विक्रय मूल्य का जो भुगतान राशि है मतलब विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये भुगतान राशि मतलब एसपी हो जाएगा, ठीक है सेलिंग प्राइस। तो जो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x एमआरपी का, जो एमआरपी दिया गया है एमआरपी का हम 25% छूट दे रहे हैं मतलब 75% निकालेंगे तो हमारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो यहाँ से अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, 25 या 75, 25 चौका 100, यहाँ से 4x बराबर हो जाएगा 3x प्लस अंदर गुणा होगा 4 तियाँ 12, 3 दूनी 6 7, 3 दूनी 6 00, इस तरीके से आ जाएगा वैल्यू। यहाँ इधर पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 67,200 रुपये। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया विक्रय मूल्य यानी भुगतान मूल्य। तो इतना उसने भुगतान किया था। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया, तो 67,200 रुपये भुगतान किया और यही हमें ज्ञात करना था, ठीक है यही हमें ज्ञात करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया गया, सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 400 रुपये शुल्क लिया गया। यदि जूनियर स्कूल के कितने थे, 80 छात्र थे तो प्रति छात्र संयुक्त औसत जो है 352 रुपये था। तो सीनियर स्कूल के कितने छात्र गए ये बताना है। तो यहाँ फिर औसत का ही सवाल है, इसमें क्या करेंगे देखिए, मान लेते हैं सीनियर स्कूल के x छात्र गए भ्रमण पर, ठीक है। तो हमारा जो औसत अगर हम निकालेंगे इनका, तो औसत निकालने के लिए जो है 352 रुपये का शुल्क 80 लोगों ने भुगतान किया, तो टोटल भुगतान कितना हो जाएगा, औसत छात्र तो 80 गुणे 352 हो जाएगा, सॉरी 325 हो जाएगा, 352 नहीं 325। और प्लस जो है 400 रुपये का जो शुल्क लिया गया सीनियर के प्रत्येक छात्र से, तो यानी कि उनका जो अगर टोटल निकलेगा तो x गुणे 400 हो जाएगा। ये बटे कर देंगे हम टोटल के, यानी कि कितने छात्र हैं तो 80 जूनियर थे और x सीनियर थे, तो प्लस करके जो है इसमें क्या कर देंगे हम भाग कर देंगे और इसका एवरेज आएगा ये एवरेज आ गया और एवरेज दिया गया 352 रुपये, तो 352 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब आपको इसी को सॉल्व करना है, यहाँ से x का मान निकालना है और x का मान जो आएगा वही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करिएगा, गुणा भाग करेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, जब इधर से उधर 80 गुणे 325 करेंगे तो 26,000 आ जाएगा प्लस 400x, ये बराबर हो जाएगा 352 और ये है 80 प्लस x, तो 80 गुणे 352 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 28,160 प्लस 352x, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 352x,
352x हो जाएगा, ये इस तरीके से। पक्षांतर करिएगा इधर उधर, तो पक्षांतर जब करेंगे तो आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो 28,160 माइनस 26,000 बराबर क्या हो जाएगा 400x माइनस 352x। ठीक है, ये हो जाएगा फाइनल वैल्यू। इसके बाद घटाएंगे तो 400 में से 352 जाएगा तो 48x बचेगा, और इधर बच जाएगा 2160। तो x बराबर 48 से भाग करेंगे तो 45 आ जाएगा। कर लीजिएगा आप इसको गुणा भाग, आंसर इसका 45 राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69। 69 क्वेश्चन है, 3 साझेदारों ने PQR ने एक व्यवसाय में कुल 52,000 रुपये का जो है निवेश किया, और वर्ष के अंत के लाभ के हिस्से के रूप में P को 1430 रुपये मिले, 1870 रुपये Q को मिले और R को 2420 रुपये मिले। इनको तो हम दोनों इनको लाभ का अनुपात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अनुपात जब इस बराबर कर देंगे इस तरीके से, तो इसको जब गुणा भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 13:17:22। इन तीनों के लाभों का अनुपात ये हो गया। अब टोटल इसने 52,000 रुपये इन तीनों ने जो है P प्लस Q प्लस R ने जो है इनमें निवेश किया था। तो अगर हम Q का हिस्सा इसमें देखते हैं 52,000 में से, तो Q का हिस्सा कितना है 17 प्लस 17 प्लस 22 इंटू ये 52,000 में गुणा कर देंगे तो हमें Q का हिस्सा पता चल जाएगा। तो 17/13 प्लस 17 प्लस 22 होता है 52 इंटू 52,000। यहाँ से 52 एकम 52 1000, यानी कि Q की वैल्यू 17,000 आ जाएगी। ठीक है, 17 गुणे 1000 17,000, तो यही आंसर हो जाएगी Q की वैल्यू 17,000। अब यहाँ से अगर R की पूछता तो R की वैल्यू है 22 रेशियो, तो 22/52 करते हैं तो 22,000 हो जाता। और अगर P की पूछता तो 13/22 करते, 13/52 करते तो 13/52 यानी 1000 उधर आ जाता, तो ये हो जाता 13,000 रुपये। तो इस तरीके से यहाँ से अब तीनों का हम क्या निकाल लेते, जो है रेशियो निकाल लेते कि 52,000 में से उसने कितना लगाया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है, 14 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में एक घर बनाते हैं, उसी घर को बनाने में 30 व्यक्तियों को कितना समय लगेगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए जो फार्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, तो यही फार्मूला हम इस पर लगा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 14 गुणे 60 बराबर 30 गुणे D2 का मान निकालना है। 30 दूना 60, D2 बराबर हो जाएगा 28 के। तो 28 दिन में जो है बना देंगे, तो यहाँ राइट आंसर 28 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 70 के बाद अब 71 नंबर क्वेश्चन क्या है, 71 नंबर क्वेश्चन है, 2 कस्बों के बीच की दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे 30 मिनट में तय की जाती है। यदि चाल को 25% बढ़ा दिया जाता है तो कितने समय में बचत होगा, कितने समय की बचत होगी ये बताना। अब 2 कस्बों के बीच की दूरी मान लेते हैं, एक ये कस्बा है दूसरा B कस्बा है, इनके बीच की दूरी कितनी है मान लेते हैं D किलोमीटर, नहीं दिया गया है। समय इनको लगता है कितना 7 घंटे 30 मिनट, मतलब 7 से ही 1/2 घंटा समय लगता है पूरा करने में, ये चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि दूरी बटा चाल गुणे समय होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल गुणे समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे तो D बराबर क्या हो जाएगा 72 चाल है गुणे समय लग रहा है 15/2, 7 से 1/2 को 15/2 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा दूरी 540 किलोमीटर। D का मान पता चल गया। तो नई चाल क्या होगी, नई चाल में क्या है 25% बढ़ाया गया, तो 72 गुणे 125% बढ़ा देते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौका 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 3 4 8 32 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई नई चाल उसकी। अब जो नई चाल आया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसका नया समय अब निकाल लीजिए। नया समय निकाल सकते हैं, चूंकि दूरी क्या है, दूरी दिया गया है निकाला गया है 540 किलोमीटर। नया चाल जो कितना है 90 किलोमीटर, डिवाइड करेंगे 9 6 54, तो अब उसको लग जाएगा 6 घंटे मात्र। उस दोनों कस्बों को तय करने में 6 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा 6 घंटे लग जाएंगे। लेकिन अब इसमें पूछा क्या गया है, समय की बचत पूछा गया है। ठीक है, तो समय की बचत के लिए क्या करेंगे, 7.5 घंटे में से हम 6 घंटे घटा देंगे। तो 7.5 घंटे में से हम 6 घंटे जब घटाएंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगी 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट जो है समय की बचत हो जाएगी। तो 1 घंटा 30 मिनट इसका राइट आंसर ए पार्ट करेक्ट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, देखते हैं। एक पहिए की त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। पहिए के द्वारा 20 चक्रों पहिए के द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, चक्रों की संख्या यहाँ पे दिया गया 20। अब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो हम निकालेंगे परिधि उसकी, 2 पाई आर दूरी एक चक्कर में लगाएगा। तो 2 पाई आर दूरी 2 गुणे 22/7 गुणे आर मतलब 21, इसको सॉल्व करिएगा 7 त्रिक 21, तो आपका हो जाएगा 132 सेंटीमीटर की दूरी एक चक्कर में वो लगाएगा। और 20 चक्कर में कितनी दूरी हो जाएगी? अगर 20 चक्कर में उसकी दूरी की बात करेंगे तो फाइनल वैल्यू हो जाएगी 132 गुणे 20, गुणा कर देंगे, यहाँ से गुणा करिएगा तो 264 2640 सेंटीमीटर हो जाएगी उसकी 20 चक्कर में दूरी। तो यही राइट आंसर 2640 हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि ब्याज, साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 2 साल में 2000 की राशि 3120 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है। तो मूलधन दिया गया है 2000, मिश्र धन दिया गया 3120 और टी माने समय दिया गया 2 ईयर्स, 2 साल में हमें रेट ज्ञात करना। तो साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन 3120 माइनस 2000 क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा PRT, मतलब कि मूलधन गुणे आर का मान ज्ञात करना गुणे टी का मान 2/100 कर देंगे। तो ये 3120 में से 2000 घटाएंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 1120 बचेगा। यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 20 दूना 40 इंटू आर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1120/40। ठीक है, यहाँ से 0 कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 3 4 38, तो 28% उसका क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। 28% जो आ जाएगा रेट हो जाएगा। यही याद करना था, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उमेश एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में, ठीक है, टी बराबर 2 वर्षों में 1600 रुपये साधारण ब्याज अर्जित करता है। ठीक है, यह है सिंपल इंटरेस्ट का मान। यदि वो उसी राशि को 4% वार्षिक और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट रूप में चक्रवृद्धि दर पर निवेश करता है, तो उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए अधिक प्राप्त होंगे। तो देखिए, अब इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपको मिलता है तो इसमें एक फार्मूला होता है SI और CI के संबंध में, कंपाउंड इंटरेस्ट बटा सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो जाता है 200 प्लस R अपान 200। ठीक है, ये सिर्फ ये सूत्र जो है केवल 2 वर्षों के लिए लागू है। ठीक है, 2 वर्ष का जब पूछा जाता है तो 2 वर्ष के लिए फार्मूला लागू होता है। तो इसी फार्मूले को हम लगा देंगे। यहाँ पे CI निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया कितना 1600 बराबर 200 प्लस R, मतलब कि R का मान है 4%। ठीक है, तो 4% कर देंगे अपान 200 कर देंगे। CI का मान यहाँ से ज्ञात करेगा, जो 0 कर देते तो CI अपान 2 8 16, यहाँ पे आ जाएगा CI अपान 8 बराबर 204 के। तो CI बराबर कितनी हो जाएगी 204 गुणे 8, यहाँ पे इसको गुणा करेगा तो 1632 आ जाएगा। तो CI का मान 32। तो ब्याज में इजीली अंतर हम जान सकते हैं कितना है। पहले 1632 CI है, तो 1632 माइनस 1600, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा रेशियो अंतर हो जाएगा 32 रुपये की। तो इस तरीके से ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा 32 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पासे एक साथ फेंकने पर योग 8 आने की प्रयागिता कितनी होगी। देखिए, 2 पासे हैं तो कुल इसकी संभावना कितनी बनती है, 2 पासों की कुल संभावना बनती है 6 गुणे 6 बराबर टोटल हो जाएगी 36। ठीक है, अब योग 8 है, उसके लिए कौन कौन सी संभावना बन सकती है, तो एक तो बन सकता है कि 2 और 6 आ जाए, दूसरा बन सकता है 3 और 5 आ जाए, तीसरा बन सकता है 4 और 4 आ जाए, इसके बाद चौथा बनेगा इसमें 5 और 3 आ जाए, फिर बनता है 6 और 2 आ जाए। तो इतनी प्रायिकता बनती है कितनी, 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 संभावना बनती है 8 योग आने की। 8 योग आने की कितनी संभावना है, 5 संभावना। तो हमें अगर कुल प्रायिकता निकालना तो इसकी प्रायिकता फाइनली क्या हो जाएगी, तो इसकी हो जाएगी 5/36। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 5/36। ठीक है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ये था मैथ के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इंग्लिश के क्वेश्चन। चलिए इंग्लिश के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश का, आइडेंटिफाई द पास्ट ऑफ द सेंटेंस कंटेन्स एंड एरर बताना है इसमें से कहाँ पर एरर किया गया है। ठीक है, चलिए एरर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एरर देखते हैं तो कहाँ पर किया गया है, तो
ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाई अ एक्सपेंसिव कार। गलती कहाँ पर की गई 76 में, तो यहाँ वाक्य में सी पार्ट में है, कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, ठीक है, सॉरी त्रुटिपूर्ण है ए पार्ट में, सी में है इस टू बाई एक्सपेंसिव कार। जो लिखा एक्सपेंसिव की शब्द की प्रारंभिक जो उच्चारण ध्वनि है क्या है, स्वर है एक्सपेंसिव, ठीक है, ई आ रहा है। और इस तरीके से यहाँ पे ए जो लगा हुआ है, ए जो लगा हुआ है यही इरर किया गया, ठीक है, यहाँ पे एन होना चाहिए था, एन होना चाहिए था। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट। यहाँ पे भरना है इट वाज डैश ऑनर फॉर सीमा टू बी सेलेक्टेड एज ए टीचर ट्रेनर। यहाँ क्या भरेंगे, तो रिक्त स्थान पे यहाँ पे एन भरा जाएगा। ऑनर के साथ जो है हमेशा एन का प्रयोग करते हैं आर्टिकल, तो एन हो जाएगा आंसर, सी पार्ट करेक्ट। अगले में भरना है वन डे एन ओल्ड मैन वाज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट डैश समवन क्राइंग फॉर हेल्प सडनली ही हियर्ड। अब यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो 78 में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे व्हेन हो जाएगा, ठीक है, व्हेन समवन क्राइंग, कब क्राइंग किया, समवन क्राइंग फॉर हेल्प, किसी ने चिल्लाया हेल्प के लिए, तो व्हेन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए, चूज द करेक्ट सिनोनिम। सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची बताना है। पर्यायवाची किसका फॉर्म बताना, कैपेबल। कैपेबल मतलब होता क्या है, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, तो इसका पर्यायवाची इसमें से क्या हो जाएगा, कैपेबल का पर्यायवाची हो जाएगा इसमें से कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है, कॉम्पिटेंट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चूज द एंटोनिम। एंटोनिम बताना है मतलब कि विलोम शब्द बताना है। डिलाइट का विलोम, डिलाइट का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब आनंद, मतलब हर्ष, मतलब खुशी, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पे इसका विलोम क्या जो सौरव, मतलब कि दुख, आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न में भी हमें एंटोनिम ही बताना है इसका, कंड्यूसिव का। कंड्यूसिव मतलब होता है कि, तो कंड्यूसिव मतलब होता है अनुकूल, ठीक है, तो इसका हमें विलोम क्या हो जाएगा, इसका अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए, चूज द वर्ड व्हिच मीनिंग्स द सेम ग्रुप ऑफ द वर्ड, मतलब वन वर्ड सिचुएशन बताना है। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट समवन एल्स हैज डन। इसके लिए एक शब्द में हम कहेंगे स्केप गोट। क्या कहते हैं, स्केप गोट, मतलब कि बलि का बकरा, ठीक है, बलि का बकरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें से कौन सा सही रूप से लिखा हुआ है, टिक 3। तो शुद्ध रूप से अगर देखेंगे तो अकॉम्प्लिश जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकॉम्प्लिश क्या है, निष्पादित करना या फिर पूरा करना, इसका फुल फॉर्म होता है। बाकी शुद्ध हाइटन जो लिखा है गलत लिखा है, इसका लिखा जाता है HEIGHTN, ठीक है, ये होता है हाइटन मतलब ऊंचा करना। रेपिटेशन जो लिखा है ये भी गलत है, रेपिटेशन होता है, PI नहीं होता, PE होता है, TITION, ठीक है, ये होता है रेपिटेशन। एग्रेवेट जो लिखा है ये भी गलत लिखा है, इसका हो जाता है AGGRAVATE, यहाँ पे डबल आर लिखा है इसलिए गलती है, ठीक है। एग्रेवेट मतलब होता है मतलब अधिक संगीन करना, यानी गंभीरता बढ़ाना, एग्रेवेट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। सेलेक्ट द ऑप्शन रेक्टिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे हैव लेजिटिमेट ग्राउंड्स टू इंगेज यूजर्स। यहाँ पे कहाँ पे करेक्ट जो है गलत वर्ड इसमें से इस्तेमाल किया गया उनको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो लेजिटिमेट जो लिखा, लेजिटिमेट ये गलत लिखा हो, और इंगेज जो लिखा है ये भी गलत लिखा है। तो लेजिटिमेट का जो शुद्ध रूप से होता है LEGITIMET, और ये अशुद्ध लिखा है, इसका शुद्ध रूप से होता है LEGITIMET, ठीक है। तो यहाँ पे और इंगेज का देखते हैं तो ENGAGE होता है, डबल जी नहीं होता है, ENGAGE होता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट। सी में जो है सही रूप से लिखा हुआ है, आंसर सी ऑप्शन राइट। चलिए अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस व्हिच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। एबिलिटी सी हैज एन एबिलिटी फॉर मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे एबिलिटी जो है गलत रूप से लिखा गया। एबिलिटी मतलब योग्यता, जो कि नाउन है, और इसके स्थान पर यहाँ पे एप्टीट्यूड होना चाहिए था, एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब होता है रुचि, अभिरुचि, कौशल। तो यहाँ पे सी हैज एन एप्टीट्यूड फॉर मैथमेटिक्स सही होना चाहिए था। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, ABCD, इसमें से बताना, इसको रीअरेंज करना, इसको प्रॉपर रीअरेंज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं तो मिस्टर हीमा रमन यूज टू टीच अस ज्योग्राफी एट स्कूल, ये हो जाएगा पहला आपका, ठीक है, B। इसके बाद आएगा सी हैड ब्यूटीफुल आइज एंड अ शार्प नोज, तो सी वाज अ वुमन ऑफ स्लिम बिल्ड।
इसके बाद होगा सी वाज रिमार्केबली स्ट्रांग एंड एनर्जेटिक। तो यहाँ आंसर बी डी ए सी इसका सही है। चलिए अब पैसे दिया गया, पैसे से 5 क्वेश्चन दिए गए, यहाँ पे फिलअप करना है, इस पैसेज को बनाना है। पहले वाले में भरा जो सिलेक्ट द भरना है, पहले वाले में द करके लिखा हुआ, द ऑफ रोड इन द 70s एंड 80s मेड द, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, जैसे कि कंप्लीट वर्ड बताएं। तो 87 में देखते हैं इस तरीके से दिया गया है, आंसर क्या होगा 87 का। तो यहाँ पे भरा जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन इम्प्रूवमेंट, मतलब सुधार प्रगति, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भरा जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग करेंगे। द इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड इन द 70s एंड 80s मेड द, अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या भरा जाएगा, मेड द होगा यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मेड द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स माने कि वस्तु एंड लोगों का मच इजियर बनाया। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। इसके बाद दिया गया मेनी नोबल्स एंड बिजनेसमैन, तीसरे में क्या भरेंगे, मेनी नोबल एंड बिजनेसमैन, वर्ब यहाँ भरेगा इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्ट दियर वेल्थ इन बिल्डिंग ब्रिज एंड टनल्स। जॉन मेटकाफ वाज वन ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे भरा जाएगा एडजेक्टिव रिमार्केबल। ठीक है, रिमार्केबल रोड बिल्डर्स ऑफ दिस पीरियड। ही वॉज ब्लाइंड एंड फेल्ट द सरफेस ऑफ द रोड, दिस वॉज डन टू मेक श्योर दैट इट met his रिक्वायरमेंट्स, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन, 89 में भरा जाएगा इन्वेस्ट। ठीक है, और 89 90 में भरा जाएगा एडजेक्टिव, भरा जाएगा रिमार्केबल, और 91 में भरा जाएगा रिक्वायरमेंट। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, अ हेटर ऑफ वुमन, महिलाओं से घृणा करने वाला, महिलाओं या स्त्रियों से घृणा करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं मीजोगाइनिस्ट। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी पार्ट, मतलब कि महिला द्वेषी, नारी द्वेषी, स्त्री जात से द्वेष करने वाला। ठीक है, मिज़ेंथ्रोप मतलब होता है मानवदोषी। ठीक है, मर्सिनरी मतलब होता है, मर्सिनरी मतलब क्या होता है, मर्सिनरी मतलब होता है किराए का सैनिक। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब क्या होता है, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी। चलिए 93 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। लेट ही इज स्किल्ड वर्कर, तो यहाँ पे क्या भर देंगे, तो यहाँ पे भरा जाएगा दो। ठीक है, दो लेट ही इज स्किल्ड वर्कर। ठीक है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु राइट्स स्टोरीज एंड न्यूज फॉर न्यूज़पेपर, तो समाचार पत्र के लिए खबर अथवा समाचार लिखने वाले को हम कहते हैं करस्पॉन्डेंट। क्या कहते हैं, करस्पॉन्डेंट मतलब समाचार लेखक या संवाददाता, इसको हिंदी में कहते हैं। पिक आउट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से कौन सा गलत लिखा हुआ है। गलत वर्ड अगर देखेंगे तो ट्रेजेडी जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। ट्रेजेडी का सही रूप से लिखा जाता है TRAGEDY, ये ट्रेजेडी का सही रूप से होता है, मतलब कि दुखांत, नाटक या त्रासदी इसको कह सकते हैं हिंदी में। बाकी सारे सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 96, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। तो रॉन्ग सेंटेंस में देखते हैं, तो सी टेक्स हर डॉग आउट फॉर वॉक, ये सही रूप से लिखा हुआ है। ही टीचेज इन ए स्कूल, ये भी सही है। सी गो टू द मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, गलती कहाँ पर, यहीं पर है। इसमें प्लूरल वर्ब जो है गो लिखा है, गो के स्थान पर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब गो जो का होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि सी जो है सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नंबर में अगर सी होता है, मतलब सब्जेक्ट होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सी के साथ गोज का प्रयोग होगा, ना कि गो का। गो है प्लूरल वर्ब, और बाकी सारे सही हैं, तो गलती यहाँ पे सी पार्ट में दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द प्राइम मिनिस्टर वाज एक्वायर्ड, यहाँ पे क्या भरेंगे, द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट हिम। तो 97 में देखते हैं, तो यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एक्वायर्ड समबडी मतलब कि ऑफ समथिंग का तात्पर्य होता है टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट दैट समबडी इज नॉट गिल्टी ऑफ ए क्राइम, इसलिए एक्वायर्ड ऑफ का प्रयोग किया जाएगा। एक तो प्रेजल वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है। आई प्रेफर चौसर स्पेंसर इन रीडिंग इंग्लिश पोट्री, तो आई प्रेफर, अब यहाँ पे देखेंगे 98 में, तो रिक्त स्थान में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर, टू का प्रयोग करेक्ट होगा, क्योंकि नियम है कि
यदि वाक्य में प्रेफर के बाद नाउन, प्रोनाउन या जीरंड का प्रयोग हुआ हो तो इसके पश्चात टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे होगा आई प्रेफर चौसर टू स्पेंसर, या फिर आई प्रेफर यू टू हिम, आई प्रेफर वॉकिंग टू राइडिंग, आई प्रेफर वर्क टू रेस्ट। तो इस तरीके से आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस। गलत सेंटेंस कौन सा है इसमें से? तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखते हैं 99 में, तो लेट मी पुट माई साइन हेयर, ये जो है गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए था पुट माई साइन के स्थान पर सिर्फ साइन का होना चाहिए, साइन। ठीक है, पुट माई साइन, यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं कि मेरा ही साइन है, यहाँ पे होना चाहिए लेट मी पुट साइन हेयर, लेट मी पुट साइन हेयर होना चाहिए था। तो गलती यहाँ पे किया गया है, आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ फास्ट, फास्ट का सुपरलेटिव डिग्री बताना है। तो फास्ट का सुपरलेटिव क्या होता है? फास्ट का देखिए, फास्ट का जो पॉजिटिव डिग्री है ये, इसमें एडजेक्टिव में अगर ई आर अगर जोड़ते हैं तो मतलब फास्टर हो जाता है, जो कि कंपैरेटिव डिग्री हो जाता है। और इसी प्रकार सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी जोड़ते हैं, जिससे फास्टेस्ट हो जाता है। तो फास्टेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री हो जाती है। तो फास्टेस्ट इसका हो जाएगा सुपरलेटिव, कंपैरेटिव इसका होगा फास्टर। ठीक है, इसी प्रकार स्मॉल, जैसे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट, टाल, टालर, टालेस्ट, इस तरीके से बनता है सुपरलेटिव फॉर्म। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया और लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ जो लोग सब्सक्राइब नहीं अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।